नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अलौकिक पहल आत्मनिर्भर बिहार की वीडियो सीरीज के 13वें एपिसोड में आपके समक्ष हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने स्वजनों के साथ स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, मस्त हैं एवं एक समृद्ध भारतवर्ष तथा आत्मनिर्भर बिहार की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, आपके तमाम शुभकामना संदेश हमारी टीम तक और हम तक पहुंच रही है और हमारी मनोबल हमेशा की तरह बढ़ा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से अपने प्यार हमारे ऊपर न्यौछावर करते रहेंगे और हमारे वीडियो को समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक पहुंचाकर हमारे इस पुण्य अभियान से जुड़ने हेतु आग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था एपिसोड 12 में कि बिहार में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स की चुनौतियां क्या हैं और उसमें हमने खासकर यह अध्ययन किया था कि बिहार के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में किस तरह से आधारभूत संरचनाओं की कमी है। खासकर हमने यह अध्ययन किया था कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की किस तरह से जर्जर हालत है, किस तरह से पुस्तकों की जर्जर हालत है। जी हाँ, आज हम यह चर्चा करने वाले हैं बिहार में कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमियों के बारे में और उनके समाधान के बारे में। दोस्तों, आज यह बोलना प्रासंगिक हो जाता है, आज यह बोलना आवश्यक हो जाता है। आप हमारे शब्दों को समझते हुए हमारे दर्द को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अपने दिव्य वातावरण, विश्व विख्यात शिक्षा पद्धति, अलौकिक शैक्षणिक साख, कुशल प्राध्यापकों एवं अद्वितीय प्रबंधनों की बदौलत सर्वधर्म शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अमूल्य शिक्षा प्रदान कर गुणात्मक शिक्षा के जनक के नाम से पूरे विश्व में अपना परचम लहराने वाले विश्व की प्रथम विश्व स्तरीय संस्थान को नफरत का शिकार बनाकर सन 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद करने वाले उस मुगल लुटेरे बख्तियार खिलजी की आत्मा अपनी 72 हूरों के साथ हर एक वर्ष जश्न मनाने को मजबूर हो जाती होगी जब वह देखता होगा कि 827 वर्षों के बाद भी सन 2020 में बिहार के युवा, बिहार के विद्यार्थी गुणात्मक शिक्षा की खोज में, गुणात्मक शिक्षा की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, दर दर भटक रहे हैं गुणात्मक शिक्षा की तलाश में और हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। उस लुटेरे की आत्मा तो उस समय और भी जश्न में डूब जाती होगी जब वह यह देखता होगा कि 827 वर्षों के बाद और भारतवर्ष की आजादी के 72 वर्षों के बाद भी उसी नालंदा की पुण्य भूमि वाले बिहार के विद्यार्थी अच्छी पुस्तकों को और पुस्तकालयों की तलाश में दर दर भटकने और उससे बेचैन हो जाते हैं अच्छे पुस्तकों को पढ़ने के लिए, जहां के एक पुस्तकालय को जलाने के लिए बख्तियार खिलजी जैसे लुटेरे को 3 महीने लगे थे। जी हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय के उसी पुस्तकालय की बात कर रहा हूँ जिसे उस लुटेरे ने 3 महीने तक जलाते रहा और फिर भी वहां के पुस्तकालय के पुस्तकों की संख्या कम नहीं हो पाई। जी हाँ, आज यह भी सोचने की जरूरत है कि आखिर नागपुर, दिल्ली, वाइजैक, बेंगलोर, पुणे और भुवनेश्वर की ओर तीव्र गति से बहते हुए हमारे बिहारी प्रतिभाओं की पलायन रूपी दरिया के रुख को वापस बिहार की ओर मोड़ने के लिए हमें पुनः आज यह सोचना होगा कि आखिर बिहार की उच्च शिक्षा में खोई हुई तमाम भावी इन प्रतिभाओं की विश्वास, तमाम खोई हुई अविश्वास को विश्वास में किस तरह से बदला जाए। जी हाँ, इनके अविश्वास को विश्वास में बदलने की जब बात आती है तो हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर वो कौन से कारक है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से तंत्र है, वो कौन से यंत्र हैं जिनसे इनके विश्वास को पुनः बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था की ओर लाया जा सके और उनका विश्वास हासिल किया जा सके। जी हाँ, जब विश्वास की बात आती है तो डॉक्टर कुमार विश्वास की चंद लाइनें कहना यहाँ पे उचित समझता हूँ, जिसमें कुमार विश्वास ने यह कहा है कि जो धरती से अंबर मोड़े उसका नाम मोहब्बत है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है, कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर बहती दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। अब हमें मोहब्बत के उन तौर तरीकों को इजाद करना होगा, हमें मोहब्बत के उन तौर तरीकों से रूबरू होना होगा, हमें शैक्षणिक मोहब्बत के उन तौर तरीकों को अपनाना होगा, सोचना होगा, मंथन करना होगा, जिससे हम इस दरिया के रुख को वापस मोड़ते हुए, वापस बिहार की ओर मोड़ते हुए बिहार के बाहर के प्रदेशों के भी प्रतिभाओं को बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम उनके अंदर विश्वास जगा सके। जी हाँ, जब बात आती है विश्वास की, जब बात आती है रुख वापस मोड़ने की, जब बात आती है यहाँ के आधारभूत संरचना की, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान समय में बिहार की मौजूदा शिक्षण संस्थानें
कैंपस प्लेसमेंट हेतु कॉर्पोरेट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में अक्षम हैं। यह हमारी फेल्योर है कि हमारे बिहार में मौजूदा संस्थान किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पा रही है। यह बहुत बड़ी सोचने की विषय है, यह बहुत बड़ी चिंता की विषय है, यह चिंतनीय है। यह हमें और आपको इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी कौन सी कारक है। जब आधारभूत संरचना की बात आती है, जब इन कैंपस प्लेसमेंट्स के नाम पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को कैंपस में इनवाइट करने की बात आती है, तो जाहिर सा बात है कि वे भी वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाना पसंद करते हैं, ऐसे जगह में जाना पसंद करते हैं, ऐसे विद्यालयों और ऐसे महाविद्यालयों में जाना पसंद करते हैं जहां पे अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जहां के विद्यार्थियों को डे टू डे लाइफ में नित्य नई नई चीजों को से रूबरू कराया जाता हो, जिनको 21st सेंचुरी के स्पीड को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से उनको एक स्टूडेंट से एक बेटर मैन पावर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती हो। ऐसे संस्थान में अगर इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, उसी ओर वो रुख करती हैं ताकि उस तरह से वहां से वो प्रतिभाओं को हायर करके अपने पास लेके आ सके। दोस्तों, यहाँ ये भी बात प्रासंगिक हो जाती है, यहाँ यह भी हमें सोचना होगा कि आखिर इस तरह के शिक्षण संस्थान बिहार में क्यों नहीं है। इस तरह के शिक्षण संस्थानों के बिहार में कमी की जब बात आती है तो हम यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि बिहार के जो बड़े बड़े एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, आखिर वो बिहार में इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चाहते हैं। आखिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम पे आज पूरे बिहार में 2020 में भी केवल 5 यूनिवर्सिटीज ही क्यों हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है, ये सोचने की विषय है। इसके ऊपर हमें अपने अपने स्तर पे ध्यान देने की जरूरत है, हमें यह मंथन करने की आवश्यकता है। और जब हमारी टीम इसके ऊपर मंथन करती है, हम इसके ऊपर गहन अध्ययन करते हैं और हालात से रूबरू होने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह मिलता है, हमें धरातल पे यह देखने को मिलता है कि तमाम सरकारी सुविधाओं के बावजूद सरकार एक ओर जहां उन्हें इनवाइट करने की कोशिश करती है, दूसरी ओर एक बहुत बड़ी कारण है जो अपने संस्थानों को बिहार में उन्हें स्थापित करने से रोकती है, और वह ये है एफिलिएशन प्रोसेस की ढीलासिली। मैं फिर से बता दूं, बिहार में एफिलिएशन प्रोसेस की जिस तरह से ढीलासिली है, जिस तरह से एफिलिएशन प्रोसेस में कमी है, उसको सुधारना बहुत ही आवश्यक है। एक कैंसर की तरह है वो। आपको बता दूं, अगर कोई बिहार के अंदर ऐसी कोई संस्थान आती है, ऐसा कोई ग्रुप आता है जो बिहार के अंदर महाविद्यालय या प्राइवेट महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है, तो निश्चय ही उसे वहां के जो भी क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी होती है वहां से एफिलिएशन लेने की आवश्यकता होती है। जब एफिलिएशन लेने के लिए वो या उसके अधिकारी जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि उसे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसके फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने के लिए कई तरह के प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, और ऐसे अनवांटेड प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है कि किसी भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए वो प्रोसेस काफी होता है। जी हाँ, इस तरह से माहौल बना दिया जाता है, इस तरह से उसके साथ बिहेव किया जाता है, इस तरह से उसको इस नजर से देखा जाता है कि इसको जितना लूटना है लूट लो, इसको जितना परेशान करना है परेशान कर लो। और बिहार के विश्वविद्यालयों में बाबूगिरी इस तरह से फैली हुई है, लाल फीताशाही इस तरह से फैली हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बोलने में शर्म आती है हमें यहाँ पे। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है जो कैंसर का रूप ले चुकी है। ऐसे हालात में आखिर कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई बड़ी एजुकेशनल ग्रुप बिहार में पैर रखे भी तो कैसे। हमने देखा है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर वो चीज अनुभव किया है, मैंने देखा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में किस तरह से एफिलिएशन प्रोसेस के नाम पे किस किस प्रोसेस से गुजरते हुए कभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कभी डेप्यूटी रजिस्ट्रार, कभी रजिस्ट्रार, तो कभी वाइस चांसलर की ऑफिस, कभी एफिलिएशन कमेटी, कभी एकेडमिक काउंसिल, कभी सिंडिकेट, कभी सीनेट, तो तमाम अधिकारियों सिस्टम में व्याप्त जितने भी लोग हैं उनको खुश करने में ही पता चलता है कि जो महाविद्यालय अपने संस्थान हेतु जो भवन बनाया रहता है उसका पेट पुचारा दोबारा करने का समय आ जाता है, परंतु उसको एफिलिएशन नहीं मिल पाता है। तो आखिर हम उम्मीद करें भी तो किससे करें, किससे उम्मीद करें। जी हां, यहां पे आपकी जिम्मेदारी आती है।
आपको यह सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके भविष्य की चिंता यहाँ पे की जा रही है। आपको यह सोचना होगा कि आपके विद्यार्थी को बिहार में उच्च शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। जी हाँ, मैं कैंपस प्लेसमेंट में इसलिए फिर से जोर देना चाहता हूं कि इन प्राइवेट महाविद्यालयों के पास वैसे तंत्र होते हैं, ऐसे ऐसे इनके पास कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इनके पास इस तरह के सिस्टम होती है जिससे आकर्षित होके कॉर्पोरेट घरानाएं, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए इनके पास आती हैं। और आप ध्यान रखें कि बिहारी स्टूडेंट्स का बिहार से पलायन का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने अभिभावक, अपने माता-पिता के दर्द को समझता है और वह चाहता है कि जो दर्द समझ के, जो दर्द पार करके, जिस दर्द से उसके माता-पिता ने उसकी फीस इकट्ठा करके उसके एडमिशन कराए हैं, उस दर्द को समझते हुए पढ़ाई के तुरंत बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिले ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने माँ-बाप को खुश रख सके, अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके। हमें यह सोचने की आवश्यकता है। अगर समाधान की बात की ओर आते हैं, इसका समाधान निकालने की कोशिश किया जाए, तो हम सबको यह मानना होगा, हम सबको इसका त्वरित समाधान निकालने के लिए अपने-अपने संपर्क के जितने भी विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं या सरकारी उच्च शिक्षा से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, उनसे यह आग्रह करने की जरूरत है कि अपने कार्य करने की पद्धति में बदलाव लाएं और बाहर से इन्वेस्टर्स को बिहार की ओर अट्रैक्ट करने हेतु अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और निश्चय ही आप अपने तमाम हिंदुस्तान प्रेमियों तक हमारे इस वीडियो संदेश को पहुंचाकर हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएंगे तथा उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।